हेपेटाइटिस डे आज देश भर में आज हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। हर वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे देश भर में मनाया जाता है। इसे लेकर श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में एक दिन पूर्व शनिवार को ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वही हेपेटाइटिस डे है क्या और यह कितना घातक है और इसके कारक क्या है, इसके संबंध में जानकारी होना हर किसी के लिए आवश्यक है। बता दें कि रीवा में हेपेटाइटिस बी और सी के कुल 5 से ज्यादा मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। यह रोग कैसे फैलता है, इसके उपचार के संसाधन क्या हैं, जैसे विभिन्न जानकारियां खबर आप तक की टीम से विंध्य क्षेत्र के वरिष्ठ और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुलकर, जो संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ हैं, ने बताई। आइए सुनिए। नमस्कार, खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी सिंह। पूरे देश भर में हेपेटाइटिस बी 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये हेपेटाइटिस बी है क्या, ये इतनी खतरनाक बीमारी ये क्यों होती है, इसके कारक क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इन तमाम सब चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुलकर जी, जो मेडिकल कॉलेज के डीन भी रह चुके हैं और उनसे बहुत सारी जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये हेपेटाइटिस बी के बारे में आप मुझे बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। हेपेटाइटिस के बारे में लोग जानते नहीं हैं, इसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये हेपेटाइटिस होता क्या है, इसके बारे में जानकारी बताएं। वैसे हेपेटाइटिस के कई कारण होते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में जो हमारे 5 वायरसेस मुख्य वायरस होते हैं, जो हेपेटाइटिस या जनरल पॉपुलेशन में हम लोग जॉन्डिस जिसको कहते हैं, वो ए बी सी डी ई, ये 5 वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से पीलिया होता है, हेपेटाइटिस होती है। और इसमें मुख्यतः जो हेपेटाइटिस बी और सी जो आगे चलकर कई क्रॉनिक लिवर डिसीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ए और जो ई होता है वो जो अशुद्ध दूषित पदार्थ के खाने से या दूषित पानी से होता है तो वो ठीक हो जाता है और उसके बाद में रिकरेंस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है, जो ये हेपेटाइटिस बी सी का जो होता है, ये हमेशा बना रहता है, ये कैरियर के रूप में रहता है। तो 250 मिलियन के करीब पूरे विश्व में इसके कैरियर है जिनको हेपेटाइटिस बी और सी के रूप में वो वायरस उनके शरीर में है। और हमारे देश में भी करीबन 40 मिलियन के करीब वायरसेस कैरी कर रहे हैं। तो इसमें जो ओवरऑल जो क्रॉनिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं, वो पीलिया के रूप में होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी में जो लक्षण आते हैं वो व्यक्ति को घड़ी घड़ी पीलिया होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस सी में जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पीलिया से ग्रसित हो, वो एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। हेपेटाइटिस बी का भी कैरियर जो है एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, लेकिन जब हम लोग रूटीन जांच कराते हैं कई इसमें, तब मालूम पड़ता है कि उसको हेपेटाइटिस सी है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो सिक्वेली है उसको, जिसको हम लोग क्रॉनिक लिवर डिसीज कहते हैं, उस रूप में आता है। और जब हम टेस्ट कराते हैं तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के बारे में मालूम पड़ता है। तो आज बहुत ही आवश्यकता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। तो पहला जो मुख्य एक से दूसरे को जो पहुंचता है वो माँ से अपने बच्चे को पहुंचता है, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, और दूसरा हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होता है। तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है उसमें तकरीबन जो है 10 मिलियन के करीब बच्चे जो है माँ के पेट से जन्म लेते से ही वो ग्रसित हो जाते हैं। तो उसको रोकने की एक आवश्यकता है और हम लोग उस पर कार्य कर रहेंगे कि हमारे यहाँ पे सभी बच्चों को HBIG जो आता है वो दिया जाए। और दूसरा जो मुख्य मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो परक्यूटेनस एक्सपोजर, मतलब जो दूषित निडल है जो हम लोग वार्डों में या छोटे से क्लिनिक में यूज़ करते हैं, या कई बार हम लोग टेस्ट करते हैं कि ब्लड निकालने के लिए, जैसे ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर करते हैं। तो ये किसी हेपेटाइटिस बी या सी ग्रसित व्यक्ति की निडल किसी सामान्य व्यक्ति को जब लग जाती है तो उसको भी ये इन्फेक्शन की रिस्क बन जाती है। तो इसमें भी हम लोग पूरा
हमारे नोडल है डॉक्टर बारिल, जो हमारे यहाँ पर वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल है। तो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और आज हम लोगों ने एक कार्यशाला भी रखी थी, जिसमें हमने हमारे डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल और हमारे अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा को भी उसमें इन्वाइट किया था। उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है सबको वैक्सीन लग जाए, ताकि कई बार एक्सपोजर होने पर भी वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ये इन्फेक्शन ना हो। तो आज सबसे ज़रूरी है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो पता होना चाहिए। तो हर प्रेग्नेंट लेडी, हर जो माँ बनने जा रही है लेडी का, उसको अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं है, ताकि आगे चल के उसके बच्चे को तो ना हो जाए। और सभी को वैक्सीन लगाने के बाद में उसका अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन लगाई गई है वो इफेक्टिव है या नहीं है। दूसरा टास्क एक ये भी है। तो हम लोग इस पर कार्य करने जा रहे हैं और हमारी पूरी टीम है कि किसी तरह से हम रीवा को हेपेटाइटिस बी और सी से मुक्त रखें। और इसमें जो अधिकतर जो हमारे मरीज है वो डायलिसिस पे जो रहते हैं उनको बहुत रिस्क रहती है, इसलिए हम उन लोगों को प्रायोरिटी पे वैक्सीनेशन कराने का पूरा हमारा पुरजोर कोशिश यही है। तो ये लोग हैं। और इसके अलावा जो सोसाइटी में हम लोग जो देखने में आते हैं, तो जो एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है, इसलिए हमेशा सेफ सेक्स के ऊपर हम लोग इन्हें मरीजों को उनके अटेंडेंट प्लेस पर बात करते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी को फैलने दें। जैसे WHO ने भी कहा है कि इसको हम 2030 तक के एलिमिनेट कर देंगे। तो हम लोग, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ संख्या में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं। तो करीबन पूरे पूल का करीबन 25 से 30% लोग जो है वर्ल्ड के वो इंडिया में हैं। तो पहला हमारा उद्देश्य यही है कि किस तरह से एक से दूसरे को न फैले। और जैसे आपने कहा कि जैसे महिलाओं में जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको हेपेटाइटिस बी है और बाय द वे अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या बच्चे में हेपेटाइटिस बी के लक्षण जाएंगे? हाँ, शुरू में एकदम लक्षण तो नहीं आते, लेकिन वायरस चला जाता है जिसको वर्टिकल ट्रांसमिशन। उसको रोकने की कहीं कोई हम लोग इमीडिएटली जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, एंटीबॉडीज होती है IG, वो लगाते हैं, उससे वो सेफ रहता है। तो बच्चा उससे सेफ हो जाएगा? हाँ, सेफ रहता है, लेकिन पता होना चाहिए ना। तो सबसे जरूरी है कि उस लेडी को पता तो हो कि उसको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। और अगर वो कंसीव करने जा रही है तो कम से कम ये है कि भाई अपने आगे के बच्चे का भविष्य को देखते हुए स्वयं वैक्सीनेशन करा दे। इसमें हम लोग 3 डोज यूजुअली लगाते हैं, जिस दिन वो आते हैं उस दिन, फिर 1 महीने पे और 6 महीने पे। और जो डायलिसिस पेशेंट है उसमें आते से लगाते हैं 1 महीने पे, फिर 2 महीने पे और फिर 6 महीने पे। उसमें 4 डोज होते हैं। और बाकी जो कॉमन दूसरे लोग हैं उनको हम इस शेड्यूल में लगाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हेपेटाइटिस बी जो है तो डायलिसिस के मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने संजय गांधी अस्पताल में ऐसे कितने पेशेंट होंगे जो आते होंगे? महीने में कितने पेशेंट आ जाते होंगे जो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से ग्रसित होते होंगे? हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहन द्विवेदी के दिशा निर्देश पे तकरीबन 4 से 5 मरीज, एक अलग से हम लोगों की मशीन है जिसमें हम लोग हेपेटाइटिस बी और सी का डायलिसिस करते हैं। तो संख्या तो काफ़ी होगी, 40 से ऊपर है जिनका डायलिसिस चल रहा है। लेकिन अभी आमतौर पे 4 से 5 पेशेंट हमारे पास प्रतिदिन आते हैं जिनका हम लोग अलग से मशीनों पर डायलिसिस कर रहे हैं। तो मतलब डायलिसिस के अलावा भी मरीज होंगे जो जिनके डायलिसिस नहीं हो रही है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं, ऐसी संख्या है क्या अपने विंध्य क्षेत्र में? टोटल अपना जो मध्य प्रदेश का और रीवा का है वो 1% पॉपुलेशन अपनी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है। अगर मान लो अपना देश है 100 करोड़ का, तो 1 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी कैरियर है, हेपेटाइटिस बी और सी। तो 1% पॉपुलेशन अपने रीवा की हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित है। अच्छा, ये जानकारी हो कैसे लगती है कि मतलब इसको हेपेटाइटिस बी है? जैसे जानकारी पहले से लोगों को ऐसे लग जाए तो उनका जीवन सिक्योर हो सकता है, ऐसे कौन सा लक्षण उनको दिखाई देता है, जान पड़ता है, वो समझ जाए स्थिति अपना सुधार लें? वो अधिकतर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है। और हम लोग जब कोई सर्जरी होना रहती है उस दौरान जब टेस्ट कराते हैं, या वो जब ब्लड डोनेशन के लिए आता है और ब्लड देने की प्रक्रिया के दौरान ये मालूम पड़ता है कि इसका ब्लड नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उसको हेपेटाइटिस बी और सी से वो ग्रसित है, तो तब मालूम पड़ता है एक तो। और दूसरा, जब कोई जॉन्डिस का पेशेंट आता है और उसको पहले से रिकरेंट जॉन्डिस की हिस्ट्री हो, जिसको पीलिया है, तो वहाँ हम एज ए रूटीन हेपेटाइटिस बी और सी टेस्ट कराते हैं। तब मालूम पड़ता है कि ये जो पीलिया है वो हेपेटाइटिस बी या सी का है।
डॉक्टर साहब, आप लोगों का कहना है कि हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एड्स से 100 गुना ज़्यादा घातक होता है। ये कैसे, इस बात को आप? इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तकरीबन अगर कोई एक्सपोजर हुआ है तो 3% के करीब है और HIV में रिस्क केवल 0.3% है। तो डिपेंड करता है कि वो वायरस कितना तेज़ी से एक से दूसरे को पहुंचता है, तो इसलिए इसकी संख्या ज़्यादा होती है ये। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एड्स। अगर किसी को मान लीजिए हेपेटाइटिस बी हो गया तो वो कैसे जीवन जिए, कैसे वो अपने आप को सिक्योर रखे, क्या वो सावधानी करते? वो एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। कैरियर में हमको बस कुछ और टेस्ट एडिशनल कराना पड़ते हैं। पहचान के लिए हम शुरू में एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, बाद में वो कैरियर है या उसमें जो वायरस है वो एक्टिवली रेप्लिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी आगे फिर फर्दर हम लोग जांच कराते हैं। जैसे एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, एंटी HBC है, और अगर वो रेप्लिकेट कर रहा है तो हेपेटाइटिस BE एंटीजन है। इससे मालूम कर लेते हैं हम लोग कि ये जो व्यक्ति है इससे दूसरे को हो सकता है या नहीं हो सकता है, या वो सालों साल साइलेंट ही रहेगा। तो क्रॉनिसिटी बहुत कम लोगों में होती है। जरूरी नहीं कि उसको हेपेटाइटिस बी हो गया है और टेस्ट में पॉजिटिव आ गया है तो उसको आगे चल के क्रॉनिक लिवर डिसीज हो ही। तो हार्डली 3 से 5% लोगों में ही आगे चल के रिस्क हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं कि वो अगर उसको हुआ है तो आगे उसको क्रॉनिक लिवर डिसीज हो ही। नहीं, जैसे मान के चले कि जिसके किसी को हो गया हेपेटाइटिस बी तो उसकी लाइफ कितनी साल तक रहती होगी? वो सामान्य रहती है। जब अगर उसको लिवर डिसीज हो ही जाए तब उसकी जो ज़िंदगी निर्भर करती है कि दवाइयों पर और लिवर ट्रांसप्लांट पर, लेकिन अधिकतर केस में वो सामान्य ज़िंदगी जीते हैं।